हेलो क्लास 8th वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका एसएसटी में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि किस तरीके से व्यापार से शुरुआत करके ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, कंपनीज थी, उन्होंने हमारे यहाँ पर भूभाग पर कब्जा कर लिया या मान लो यहाँ हिस्सेदारी दिखा दी। ठीक है, तो किस तरीके से व्यापार के ज़रिए उन्होंने यहाँ पे अपना अस्तित्व कायम किया, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, यानी व्यापारिक कंपनियों का भारत में आना। ट्रेड रिवैलरी, यानी कि प्रतिद्वंदिता, व्यापार के अंदर आपस में लोगों के अंदर व्यापार के ज़रिए क्या हो जाना, प्रतिद्वंद यानी भेदभाव या लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना। कर्नाटिक वार्स, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बॉक्सर। उसके बाद में अनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठाज, यानी मैसूर और मराठाज का क्या होना, मिलन होना। और लॉर्ड वेल्सली सब्सिडियरी एलियंस, यानी कि कुछ सहायक संगठन या समितियाँ। अनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज, यानी कि रियासतों का मिलना। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि मत का पुनः पतन होना। और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, यानी कि प्रशासनिक नीतियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारे पॉइंट वाइज इसके अंदर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी की सारी कहानी रीड करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्राचीन समय में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक सेंटर हुआ करता था। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया कैम टू इंडिया। व्यापारी और जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स और एक ही बात होती है दोनों की, ठीक है, तो वो क्या करते थे, यूरोप और एशिया से भारत में आते थे। द इंडियन ट्रेडर्स वर गेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस ट्रेड, सो दे इंक्रीज्ड सच ट्रेड। भारत के जो व्यापारी थे, उन्हें इस व्यापार से प्रॉफिट होने लगा, तो उन्होंने इस व्यापार को क्या दे दिया, बढ़ावा दिया। In 1498, a Portuguese fleet under Vasco da Gama successfully discovered a new sea route from Europe to India. 1498 में एक पोर्तुगीज़ का क्या था, ग्रुप था, यानी कि पोत समूह है, यानी नाव में या जहाज़ में ग्रुप आया था एक, उसमें अंडर वास्को डी गामा सक्सेसफुली डिस्कवर्ड, उन्होंने क्या किया था, सक्सेसफुली डिस्कवर कर लिया था सी रूट मिल गया था उन्हें यूरोप से डायरेक्ट इंडिया आने का। विच पेव्ड द वे फॉर डायरेक्ट इंडो यूरोपियन कॉमर्स, इसने क्या किया, डायरेक्टली भारत और यूरोप के बीच में वाणिज्य का जो क्षेत्र था उसे सीधा रास्ता दे दिया। द पोर्तुगीज सून सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट्स इन गोवा, जल्दी ही पोर्तुगीज़ ने क्या किया, गोवा में अपने व्यापारिक पोस्ट्स स्थापित कर लिए। दमन एंड दीव एंड बॉम्बे, जैसे गोवा में, दमन दीव में और बॉम्बे में इन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट्स बना ली। आफ्टर देयर कॉन्क्वेस्ट इन गोवा, द पोर्तुगीज इंस्टीट्यूटेड द गोवा इन्क्वेशंस, गोवा में जीत हासिल करने के बाद में जो पोर्तुगीज़ थे, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन गोवा की न्यायिक जांच की, गोवा के अंदर न्यायिक जांच की। वेयर न्यू इंडियन कन्वर्ट्स एंड नॉन क्रिश्चियंस वर पनिश्ड फॉर सस्पेक्टेड हेरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी एंड वर कंडेम्ड टू बी बर्न्ड। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इनके अंदर इन्होंने अपने सेंटर स्थापित कर लिए। फिर गोवा के अंदर जीत हासिल करने के बाद में पोर्तुगीज़ ने कुछ देखा कि गोवा के अंदर न्यायिक जांच करवाई गई, तो उसमें सामने आया कि न्यू इंडियन कन्वर्ट्स, न्यू भारतीय जो नए लोग थे वो कन्वर्ट हो रहे थे, एंड जो नॉन क्रिश्चियन लोग थे उन्हें पनिश किया जा रहा था, क्योंकि उनके प्रति क्या हो रहा था, अगर किसी को सस्पेक्शन लग रहा था, यानी सस्पेक्टेड यानी संदेह हो रहा था कि वो लोग क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या किया जाता, उन्हें पनिश किया जाता। एंड वर कंडेम्ड टू बी बर्न्ड, तो उन्हें क्या किया जाता, उनकी निंदा भी की जाती, जो जलाने का काम वो करते थे ना, उसकी उनकी क्या की जाती, निंदा की जाती, यानी कमी मानी जाती, वो चीज़ गलत मानी जाती। गोवा बिकेम द मेन पोर्तुगीज बेस अंटिल इट वाज एनेक्स्ड बाय इंडिया इन 1961। गोवा जो था वो मेन पोर्तुगीज़ का बेस सेंटर बन चुका था, और जब तक कि जो परिशिष्ट इंडिया के अंदर 1961 में ये अच्छे तरीके से जब तक स्थापित नहीं हो गया, तब तक पोर्तुगीज़ का मेन जो सेंटर था वो क्या माना गया, गोवा ही माना गया। उसके बाद है द नेक्स्ट टू अराइव वर द डच, दूसरे जो भारत आए वो थे डच। विद देयर मेन बेस इन सेलोन, उनका जो मेन बेस था वो सेलोन का काम था। दे एस्टेब्लिश्ड पोर्ट्स इन मालाबार, इन्होंने क्या किया,
मालाबार में अपने पोर्ट स्थापित कर लिए थे। However, their expansion into India was halted after their defeat in the Battle of Colchal by the Kingdom of Travancore during the Travancore Dutch War। ठीक है, तो हुआ क्या, बाद में इनका जो एक्सपेंशन इंडिया में बढ़ रहा था वो बाद में रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि इनकी ना एक युद्ध के अंदर ट्रैवनकोर के राज्य के साथ में एक युद्ध हुआ था इनका, उसके अंदर इनकी हार हो गई थी और इस हार के बाद में इनका जो स्वामित्व था, जो एक्सपेंशन था, वो वहीं रुक गया था। The Dutch never recovered from the defeat and no longer posed a large colonial threat to India। जो डच थे वो इस हार को रिकवर नहीं कर पाए, इस हार से रिकवर नहीं हो पाए और ज़्यादा लंबे समय तक अपना कॉलोनियल जो थ्रेट था, जो यहाँ पे उन्होंने अस्तित्व अपना जमाया था, उसे इंडिया में ज़्यादा लंबे समय तक पोज नहीं रख पाए, यानी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुक पाए। The numerous trading companies were coming for buying goods such as spices, cotton, silk and indigo। बहुत सी ट्रेडिंग कंपनीज थी, व्यापारिक कंपनियां थी जो भारत में आती थी क्या करने के लिए, और यहाँ के मसाले, कॉटन, सिल्क और इंडिगो खरीदने के लिए, यहाँ का सामान खरीदने के लिए भारत का। ठीक है, दे ऑल वांटेड टू बाय दीज गुड्स एट लो प्राइसेस इन इंडिया। वो सब क्या चाहते थे कि भारत से ये चीज़ें कम पैसों में खरीदी जाएँ एंड सेल दैम एट वेरी हाई प्राइसेस, और बाद में इन्हें हम क्या करें, काफ़ी हाई रेट्स में बेचें। एज दे ऑल वर बाइंग फ्रॉम इंडिया, इसलिए ये सब चीज़ें वो कहाँ से खरीदते, भारत से खरीदते। सो देयर प्रॉफिट्स अर्न बिगैन टू श्रिंक, और इस वजह से इनका जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा आगे खिसक रहा था, यानी प्रॉफिट काफ़ी हो रहा था इनको। दिस लीड टू रिवेलरी अमंग दैम, इस बात की वजह से ही लोगों के बीच में, आपसी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनके बीच में प्रतिद्वंद्व होने लगा, यानी आपस में झगड़े होने लगे। द इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स अमंग इंडियन किंगडम्स गैव अपॉर्चुनिटीज टू द यूरोपियन ट्रेडर्स टू ग्रेजुअली एस्टैब्लिश पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एप्रोप्रिएट लैंड्स। जो भारत के राज्य थे उन लोगों के राजाओं के बीच में, भारत के राजाओं के बीच में आंतरिक अपने जो लड़ाई झगड़े थे, उन्होंने क्या किया, यूरोपियन ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया कि वो अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकें और उन्हें अप्रोप्रिएट लैंड्स भी प्रोवाइड करवाई गई। फॉलोइंग द डच, the British who set up in the west coast port of Surat in 1619 and the French both established trading outposts in India। डच लोगों से मतलब प्रभावित होकर या उनके साथ में ब्रिटिश लोगों ने और डच लोगों ने क्या किया, वेस्ट कोस्ट पोर्ट के ऊपर यानी दक्षिण दिशा में सूरत में 1619 में अपना पोर्ट स्थापित कर लिया था, और फ्रेंच के साथ मिलकर भी इन्होंने अपना ट्रेडिंग आउटपोस्ट इंडिया में बना लिया था। ऑल्दो दीज continental European powers controlled various coastal regions of southern and eastern India during the ensuing country। वैसे मतलब जो जितने भी कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पावर्स थी उसका कंट्रोल जो जितने भी साउथर्न और ईस्टर्न इंडिया के तटीय भाग थे उनके अंदर इनका कंट्रोल हो चुका था। इंडिया ड्यूरिंग द ensuing century they eventually lost all their territories in India to the British। बाद में क्या हुआ कि लास्ट में जो इतने भी इनकी टेरिटरीज थी, इनका जो अधिकार क्षेत्र था, वो सब इंडिया में ब्रिटिश लोगों के आने की वजह से इनका खो गया था। विद द एक्सेप्शन ऑफ द फ्रेंच आउटपोस्ट्स ऑफ पुडुचेरी एंड चंदेरनागोर एंड द पोर्तुगीज कॉलोनीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, इनको छोड़कर, यानी इन इलाकों में सिर्फ इनका क्या रहा था, अस्तित्व थोड़ा बहुत रहा था फ्रेंच का, बाकी सब जगहों पर ब्रिटिश का शासन हो गया था और इनको अपना अधिकार क्षेत्र छोड़ना पड़ा था। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भारत में पहुंचना। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड अ फॉर्मल रॉयल चार्टर टू द लंदन मर्चेंट्स ट्रेडिंग द ईस्ट इंडीज hoping to break the Dutch monopoly of the spice trade in what is now Indonesia। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी इंग्लैंड की, उन्होंने एक फॉर्मल रॉयल चार्टर बनाया, यानी एक अधिकार पत्र बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि लंदन के जो मर्चेंट हैं वो ईस्ट इंडिया के साथ क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, और होपिंग टू ब्रेक, क्या सोच कर किया उन्होंने ऐसा, ताकि जो डच मोनोपोली वहाँ पे बन गई है इंडिया के अंदर वो क्या हो सके, ख़त्म हो सके, टूट सके। और द स्पाइस ट्रेड इन व्हाट इज़ नाउ इंडोनेशिया, और जो स्पाइस ट्रेड होता है यानी मसालों का जब व्यापार अब फिलहाल इंडोनेशिया के साथ हो रहा है, उससे आप क्या कर सको, तोड़ सकें। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट सेंचुरी ऑफ ऑपरेशन द फोकस ऑफ द कंपनी वॉज ट्रेड। फर्स्ट सेंचुरी में यानी पहली सेंचुरी में इनका जो ऑपरेशन था उसके दौरान तो इनका मेनली फोकस रहा व्यापार पर इस कंपनी का। ठीक है,
नॉट द बिल्डिंग ऑफ एन एम्पायर इन इंडिया, ना कि इंडिया के अंदर वो अपना कोई एम्पायर स्थापित करने की प्रैक्टिस में नहीं थे, बल्कि उनका मेन फोकस अपने व्यापार पर था। इंग्लिश ट्रेडर्स फ्रीक्वेंटली एंगेज्ड इन हॉस्टिलिटीज़ विद देयर डच एंड पोर्तुगीज़ काउंटर पार्ट्स इन द इंडियन ओशियन। जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो अंगेज थे, व्यस्त थे कि डच और पोर्तुगीज़ जो काउंटर पार्ट्स हैं इंडियन ओशियंस में जो आते हैं, वहाँ से वो कोई हमला या मान लो वहाँ पे आकर अंदर घुसने की कोशिश ना करें, इसलिए वो वहाँ अंगेज थे। द कंपनी अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री ओवर द पोर्तुगीज़ इन द बैटल ऑफ वैली इन 1612। 1612 में ब्रिटिश कंपनी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की पोर्तुगीज़ पर बैटल ऑफ वैली में, एट सुवाली इन सूरत, ठीक है, सूरत के अंदर। द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ गेनिंग अ टेरिटोरियल फुट होल्ड इन मेनलैंड इंडिया। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, अपनी जो फैसिलिटी है उन्हें वो एक्सप्लोर करेगी, बढ़ाएगी और एक टेरिटोरियल, एक मतलब अधिकार क्षेत्र वो हासिल करेगी मेनलैंड इंडिया के अंदर, अब अपना अस्तित्व जमाएगी। यानी अब कंपनी ने ट्रेड से बढ़कर आगे कुछ सोचना शुरू कर दिया था। विद ऑफिशियल sanction from both Britain and the Mughal Empire and requested that the crown launch a diplomatic mission। उसके बाद में क्या हुआ कि एक ऑफिशियल ब्रिटेन के साथ में एक ऑफिशियल मीटिंग होती है जिसके अंदर मुगल एम्पायर और ब्रिटेन वालों ने मिलकर कोशिश की, एंड रिक्वेस्टेड दैट द क्राउन लॉन्च अ डिप्लोमेटिक मिशन। और बाद में इस क्राउन लॉन्च, इस लॉन्च के अंदर उन्होंने ये एक डिप्लोमेटिक मिशन स्थापित किया जिसके जरिए अब ब्रिटिश कंपनी का इंडिया के अंदर अस्तित्व होने लगा था। इन 1612 जेम्स फर्स्ट instructed Sir Thomas Roy to visit the Mughal Emperor Nuruddin Salim Jahangir 1605 to 1627 to arrange for a commercial treaty that would give the company exclusive rights to reside and establish factories in Surat and other areas। 1612 में जेम्स फर्स्ट ने इंस्ट्रक्ट किया सर थॉमस रॉय को कि वो मुग़ल एम्परर नूरुद्दीन सलीम जहांगीर से मिलें, जिनका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था, ताकि वो क्या कर सकें, एक वाणिज्यिक संधि कर सके उनके साथ में, ताकि कंपनी को अपना जो रेजिडेंस है वो बनाने का मौका मिले और फैक्ट्रीज़ को वो सूरत में और दूसरे एरियाज़ में एस्टेब्लिश करने की उनको अनुमति मिल जाए। In return, the company offered the provide the emperor with goods and rarities from the European market। और बदले में कंपनी क्या करेगी, उस राजा को, उस शासक को अच्छी और जो दुर्लभ चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं मिलेंगी, वो चीज़ें यूरोपियन मार्केट से वो उन्हें दिलवाएंगे। दिस मिशन वॉज हाईली सक्सेसफुल। ये मिशन अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहा, एंड जहांगीर सेंट अ लेटर टू जेम्स थ्रू सर थॉमस रॉय। तो जहांगीर ने क्या किया, एक लेटर भिजवाया जेम्स के थ्रू, सर थॉमस रॉय को लेटर भिजवाया और ये संधि सक्सेसफुल हो गई। देन द कंपनी विच बेनिफिटेड फ्रॉम द इम्पीरियल पार्टनर्स सून एक्सपेंडेड इट्स कमर्शियल ट्रेडिंग ऑपरेशंस। जो कंपनी थी ब्रिटिश जो कंपनी थी उसको क्या होने लगा, अब शाही संरक्षण से बेनिफिट होने लगा। इस वजह से उसने क्या किया, अपना जो कमर्शियल ट्रेडिंग ऑपरेशन था उसे और ज़्यादा एक्सपेंड करने की सोची, यानी उसे और ज़्यादा बढ़ाने की सोची। इट एक्लिप्स द पोर्तुगीज़ एस्टेडो द इंडिया विच हैड एस्टेब्लिश बेसिस इन गोवा, चिटागंग एंड बॉम्बे, विच Portugal later ceded to England as part of the dowry of Catherine of Braganza on her marriage to King Charles II। देन फिर क्या होता है कि पोर्तुगीज़ एस्टेबाडा जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश था, उसने मतलब गोवा के अंदर एक बेस स्थापित किया उन्होंने, और ये 2-3 एरियाज़ के अंदर बॉम्बे में, चिटगांग में, गोवा में अपना एस्टेब्लिश कर लिया था अपना बेस। और फिर जो पोर्चुगल लेटर सीडेड टू इंग्लैंड एज पार्ट ऑफ द डोरी ऑफ कैथरीन ऑफ ब्रंगा ऑन हर मैरिज टू किंग चार्ल्स II। फिर इंग्लैंड का ये जो पार्ट था ये दहेज के रूप में किसे दिया गया, किंग चार्ल्स को, किंग चार्ल्स द्वितीय जो थे, सेकंड जो थे, उनको उनकी मैरिज में ऑफर किया गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो लॉन्च्ड अ जॉइंट अटैक विद द डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी VOC एंड पोर्तुगीज एंड स्पेनिश शिप्स ऑफ द कोस्ट ऑफ चाइना विच हेल्प्ड सिक्योर EIC पोर्ट्स इन चाइना। फिर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जॉइंट अटैक लॉन्च किया जो कि
डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में था ऑन पोर्तुगीज एंड स्पेनिश शिप्स, स्पेनिश और पोर्तुगीज की शिप्स पर किया। कहाँ पे? चाइना के किनारों पर, यानी जो कोस्ट है ना, मतलब तटीय जो क्षेत्र है, तटीय सीमा पे चाइना की। विच हेल्प सिक्योर EIC पोर्ट्स इन चाइना, जिसकी हेल्प से क्या किया गया? चाइना का जो EIC पोर्ट्स थे उनको सिक्योर किया गया। The British East India Company was fiercely competitive with the Dutch and French throughout the 17th and 18th centuries over spices from the Spice Islands. फिर क्या होता है कि डच और जो फ्रेंच थे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपटीशन चल रहा था, कॉम्पिटिटिव कंपनी थी वो, किसके साथ में? डच और फ्रेंच के साथ में। थ्रू आउट पूरी 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर ये सब चलता रहा उनके बीच में। सारे जो स्पाइस आइलैंड थे उन पर इनका अधिकार क्षेत्र रहा। 10 स्पाइसेस एट दैट टाइम कुड ओनली बी फाउंड ऑन दीज आइलैंड सच एज, ये जो स्पाइसेस थे, जो मसाले थे, ये सिर्फ उस समय कुछ ही आइलैंड्स पर पाए जाते थे, इन्हीं आइलैंड्स पर पाए जाते थे। कौन से मसाले? सच एज पीपर, जैसे कि काली मिर्च होती है, जिंजर अदरक होती है, नटमैग जायफल होता है, क्लोव्स लौंग होते हैं, एंड सिनेमन दालचीनी होती है। कुड ब्रिंग प्रॉफिट्स एज हाई एज 400% फ्रॉम वन वोयाज, ठीक है। तो मतलब एक के ऊपर इनको क्या मिलता था? 400% हाई रेट का इनको प्रॉफिट मिलता था। और ये जो स्पाइसेस थे ये इन्हीं आइलैंड्स पर उस समय पाए जाते थे। द टेंशन वॉज सो हाई बिटवीन द डच एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडियाज ट्रेडिंग कंपनीज दैट इट escalated into at least four Anglo-Dutch wars between them. इस समय डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या चल रही थी? काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, टेंशन चल रही थी, क्योंकि इनके बीच में लगभग 4 वार हो चुके थे। एंग्लो डच वार नाम दिया गया जिसको। ये वार हो चुके थे जैसे 1652 टू 1654, 1665 टू 1667, 1672 टू 74 एंड 1780 टू 84। ये इनके 1 2 3 4 टाइम इनके बीच में वार हो चुका था, इसलिए इनके बीच में ऑलरेडी काफ़ी टेंशन चल रही थी। द डच कंपनी मेंटेन्ड दैट प्रॉफिट मस्ट सपोर्ट द कॉस्ट ऑफ वार विच कैम फ्रॉम ट्रेड विच प्रोड्यूस्ड प्रॉफिट। डच जो कंपनी थी उसने अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखा, और जो किसमें सपोर्ट किया? उसके प्रॉफिट ने उनका उस वार के अंदर जो खर्चा लगा उसको सपोर्ट किया। जो कहाँ से आया था? ये प्रॉफिट उनके व्यापार से प्रोड्यूस हुआ था, उनके व्यापार से हुआ था उन्हें। कंपटीशन अरोज इन 1635 व्हेन चार्ल्स फर्स्ट ग्रांटेड अ ट्रेडिंग लाइसेंस टू सर विलियम कॉर्टिन विच परमिटेड द राइवल कॉर्टिन एसोसिएशन टू ट्रेड विद द ईस्ट एट एनी लोकेशन इन विच द EIC हैड नो प्रेजेंस। ये जो कंपटीशन था ये और ज़्यादा बढ़ गया जब 1635 में चार्ल्स फर्स्ट ने अपना सर विलियम कॉर्टिन से एक लाइसेंस, व्यापार का लाइसेंस ले लिया, और फिर उन्होंने राइवल कॉर्टिन एसोसिएशन में उनको ट्रेड करने की अनुमति मिल गई, परमिशन मिल गई। विद द ईस्ट एट एनी लोकेशन, ईस्ट डायरेक्शन में और ऐसी लोकेशन पर जहाँ कोई EIC की प्रेजेंस नहीं हो। In an act aimed at strengthening the power of the EIC, King Charles II granted the EIC in a series of 5 acts around 1670, यानी एक सीरीज थी 5 एक्ट्स की 1670 में जिसे EIC कहा जाता था। The rights to autonomous territorial acquisition, to mint money, to command fortress and troops and form alliances, to make war and peace and exercise both civil and criminal jurisdiction over the acquired areas। ये जो EIC थी इसके थ्रू क्या होता था? इसको अधिकार मिलते थे उन टेरिटरियल, जो मतलब उनकी न्यायिक जांच होती थी उन क्षेत्रों के अंदर, उनके अंदर मिंट मनी जो उनको दी जाती थी, और जो फोर्ट्रेसेस, ट्रुप्स, जो टुकड़ियाँ होती हैं, जो दल होते हैं सेना के, उनको कमांड करने के लिए, और जो सहायक समितियाँ होती हैं उनको बनाने के लिए, चाहे युद्ध हो या शांति का कोई क्षेत्र हो, ऐसे मौक़ों पर जो हेल्प करती है ऐसी समितियों का प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड टू एक्सरसाइज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर दी एक्वायर्ड एरिया, साथ में उन्हीं क्षेत्रों के अंदर अगर कोई साधारण या फिर कोई क्रिमिनल न्याय करना हो तो उसके लिए भी एक्सरसाइज, अगर इस तरीके की अगर कार्रवाई की जाती है तो भी ये हेल्प करती थी EIC, ठीक है। द कंपनी फ्रेश फ्रॉम अ colossal victory with the backing of its own private, well-disciplined and experienced army was able to assert its interests in the Carnatic region from its base in Madras and in Bengal from Calcutta without facing any further obstacles from other colonial powers। कंपनी जो थी उसका काफ़ी
फ्रेश उसकी जो जीत थी कोलोसल वो रहा करती थी, और जो इसका जो बैकिंग था वो इसकी अपनी खुद की प्राइवेट वेल डिसिप्लिन हुआ करता था, प्राइवेट इनका सेक्टर था, एक्सपीरियंस्ड आर्मी हुआ करती थी इसके अंदर, और ये अपने इंटरेस्ट से अपनी कर्नेटिक क्षेत्र के अंदर अपने जो क्षेत्र इनके अधिकार में आता था वहाँ पे, जैसे कि मद्रास है, बंगाल कलकत्ता में है, बंगाल में हो गया, कलकत्ता में हो गया, और फेसिंग एनी फर्दर ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम अदर कॉलोनियल पावर्स, और दूसरी जितनी भी कॉलोनियल पावर्स हुआ करती थी उनको बिना फेस किए इनको मतलब ये चीज़ें अपने इन क्षेत्रों में सेटिस्फाई करने के लिए इनको मिलती थी। यानी ये जो कंपनी थी ये अपने खुद के रूल अपने क्षेत्रों में लगाया करती थी। देन इन 1689 अ मुगल फ्लीट कमांडेड बाय सिद्दी याकूब अटैक्ड बॉम्बे। 1689 में एक मुगल फ्लीट था, एक ग्रुप था जिसने कमांड किया सिद्दी याकूब को, जिसने बॉम्बे पे अटैक किया। आफ्टर अ ईयर ऑफ resistance the EIC surrendered in 1690 and the company sent EOS to Aurangzeb's camp to plead for a pardon। एक साल के बाद में जो EIC था उसको मतलब क्या कर दिया गया, 1690 में इसने सरेंडर किया और कंपनी में औरंगजेब को कहाँ भेजा गया, औरंगजेब के कैंप में भेजा गया माफ़ी मांगने के लिए। द कंपनीज एनवॉयज हैड टू प्रोस्टेट देमसेल्व्स बिफोर द एम्परर। तो कंपनी के जितने भी जो लोग थे जिन्होंने ये फैसला लिया था उन्होंने क्या किया, एम्परर के सामने पेश हुए, पे अ लार्ज इंडेमनिटी द प्रोमिस बेटर बिहेवियर इन द फ्यूचर, और ने मतलब अच्छा कुछ परफॉर्म किया उनके सामने और उनसे वादा किया कि वो आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। द एम्परर विदड्रॉ हिज ट्रूप्स एंड द कंपनी सब्सिक्वेंटली री एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन बॉम्बे एंड सेट अप अ न्यू बेस इन कैलकट्टा। तो इस एम्परर ने यानी औरंगजेब ने उन्हें क्या कर दिया, माफ़ कर दिया, और वहाँ से अपनी जो दल थी, अपनी जो सेना थी उसे हटा लिया और कंपनी को री एस्टेब्लिश करवाया गया, यानी दोबारा से स्थापित किया गया बॉम्बे में, और कलकत्ता में इसने अपना नया बेस बनाया। ठीक है, यानी इस तरीके से कंपनी के सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन इन्होंने जैसे तैसे करके इंडिया के राजाओं को मनाकर, लालच देखकर या जैसे भी अपनी एस्टेब्लिशिंग वहाँ पे मतलब जारी रखी इंडिया के अंदर। ठीक है, ये आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स। आपको क्या करना होता है कि जो भी वीडियोज़ आपको सेंड की जाती है आप उनको अच्छे से देखो, चैप्टर रीड करो, बुक रीडिंग करो, जो भी होमवर्क आपको सेंड किया जाता है उसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से मेंटेन करिए, लर्न भी करिए, राइट भी करिए। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।